प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद। आखिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ, इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या रही। हम देखेंगे इस समय कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, नाटो की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ पर। इसके अलावा साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी जैसे कुछ शब्दावलियाँ चर्चित रही है, जैसे कि नो फ्लाई जोन क्या है, स्विफ्ट प्रतिबंध क्या है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर हम G8 ऑर्गेनाइजेशन की भी चर्चा होगी। यहाँ पर मिन्स्क जो समझौता हुआ है उसकी भी चर्चा होगी। साथ ही साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत इन दोनों देशों के बीच में अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और साथ में ही हम देखेंगे कि अमेरिका के प्रति भारत का क्या पक्ष होना चाहिए, रशिया के प्रति भारत का क्या पक्ष होना चाहिए, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति समृद्धि के लिए हमको किस तरीके से प्रयास करना चाहिए। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय साथियों, हम देखते हैं और साथ में ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा यूपीएससी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक ये वर्ल्ड वार चला था। और इसके बाद जो है, आपको पता होगा, इसके बाद इसके समाधान के रूप में एक महत्वपूर्ण संस्था आई थी जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी एक बहुत बड़ी महासभा है, आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समृद्धि और वैश्विक जो है कल्याण के लिए, जो है शांति के लिए, ये संस्था क्या करेगी? काम करेगी। एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे? ये सम्मान करेंगे। ऐसे इसके एक्ट में स्पष्ट रूप से, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए थे, ठीक है साथियों। इसमें जो है अभी क्यों चर्चा में है उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा इसके बाद क्या हुआ साथियों, आपको पता होगा कि पूरा विश्व जो है ये दो ध्रुवों में बंट गया। एक पूंजीवादी गुट हो गया, ये जो है पूंजीवादी गुट हो गया। दूसरा जो है समाजवादी गुट हो गया, ठीक है, समाजवादी गुट हो गया। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें यूएसएसआर जैसे, इसमें जो है अमेरिका जैसे पूंजीवादी जो है देश रहे। अब देखिए जरा, ये दो गुटों में बढ़ गए, चलते रहा, कोई दिक्कत नहीं। 1991 में यूएसएसआर का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, क्योंकि भाई हर राष्ट्र जो है, हर राज्य जो है स्वतंत्र होना चाहता है। और इस तरीके से आप देखोगे कि 1991 में, कब? 1991 में यूएसआर अर्थात सोवियत संघ, रूस का विखंडन हो गया। और ये पूरे कितने देशों में बंट गया? 15 देशों में बंट गया। आप देखोगे चाहे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, ये जो लगभग 15 देश थे, इन देशों में ये बढ़ गया। और इसमें आज भी सबसे बड़ा देश जो है ये कौन सा है? रशिया है सबसे बड़ा। ये ना केवल जो है एशिया का, बल्कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। साथियों, अब जो 1991 में जब इसका विखंडन हुआ तो यूक्रेन भी बना। और देखिए, यूक्रेन जो है एक परमाणु जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री माना जाता था, लेकिन 1994 के आसपास जो है रशिया ने
अमेरिका ने, ब्रिटेन जैसे देशों ने इसको विश्वास दिलाया कि आपके यहाँ जो न्यूक्लियर पावर है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गया तो ये विश्व कल्याण की दृष्टि से जो है काफ़ी हानिकारक होगा। तो वैश्विक दृष्टि से इसलिए जो है इसने क्या काम किया, अपने जो भी न्यूक्लियर पावर थे उसको समाप्त कर दिया, ये फ्रेंडशिप के नाते। और आपको पता होगा कि आज यूक्रेन उसी का परिणाम भुगत रहा है। चलिए साथियों, ये जो यूक्रेन आप देख रहे होंगे, ये यूक्रेन जरा देखिए, इसकी सीमा 7 देशों से लगती है। यहाँ पर आप देखोगे बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मालडोवा है। यहाँ पर ये काला सागर आप देख रहे होंगे, ये क्रीमिया देश नहीं है, ठीक है, ये देश नहीं है, ये यूक्रेन का ही एक हिस्सा था। इस पे अभी हम चर्चा करते हैं। अभी महत्वपूर्ण मुद्दा जो चल रहा है ये डोनास्क को लेकर और लुहांस्क को लेकर, ठीक है साथियों। तो ये जो है बात चलते रही और इस तरीके से बात कहां पर बिगड़ जाती है, रशिया की और यूक्रेन की। तो आप देखिए जरा क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो है रशिया जो है ये यूरोपीय परिषद का मेंबर है, ठीक है, यूरोपीय परिषद का मेंबर था और यूक्रेन भी जो है इसका मेंबर बन गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसको उचित लगा कि यूरोपीय यूनियन के साथ हमको जो है जाना चाहिए, तो ये चला गया। लेकिन अब देखिए रशिया भी इसका मेंबर था, लेकिन रशिया ने वर्ष 2015 में, कब? 2015 में यूरोपीय परिषद से बाहर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि यूरोपीय परिषद से जो है ये कब अलग हो गया, तो 2015 में हो गया, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, एक G8 ऑर्गेनाइजेशन है और इस G8 ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे, चाहे हम जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें और रशिया की बात करें, ऐसे 8 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। और ये विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों का समूह है, अर्थात जो आर्थिक रूप से काफी सक्षम है उन देशों का समूह है। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा G8 को, ठीक है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा देश G8 से अलग हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये रशिया यूरोपियन संघ से भी अलग हो गया है, ये रशिया जो है किससे? G8 से भी अलग हो गया। अब ये G8 जो है G7 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों हुआ उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए दरअसल क्या है, यूक्रेन का जो है झुकाव यूरोपीय यूनियन कंट्री की ओर ज्यादा रहा। क्यों? क्योंकि भाई आप देखिए आसपास जो है, इधर जब आप देखोगे तो पूरी यूरोपियन कंट्री है और उसको जो है अगर अपना विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं इनसे समझौता करेगा और वैश्विक इकोनॉमी में यूरोपियन कंट्रियों का बड़ा योगदान होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ आप देखिए, लेकिन इससे पहले 2015 से पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनका झुकाव रशिया की ओर था। किस ओर था? रशिया की ओर था। लेकिन यहाँ की अधिकांश जो जनता है वो यूरोपियन की ओर उसका झुकाव था, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो रशिया की ओर क्या कर रहे थे? प्रोत्साहित कर रहे थे। ये हुआ कि यहाँ की जो रशियन जनता है, जब सत्ता परिवर्तन हुई तो आप देखिए रशियन जनता ने क्या काम किया, राष्ट्रपति का विरोध करना शुरू कर दिया। तो राष्ट्रपति जो है विरोध के पश्चात कहाँ पहुंच गए? रूस पहुंच गए। और रूस पहुंच गए तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में हुआ कि रशिया को ये चीजें ठीक नहीं लगी कि भाई एक तो यूक्रेन ने क्या कह दिया कि हम जो है नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं, और नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी साथियों कि यहां पर जो है आप देखोगे कि यूक्रेन ने तो ये कह दिया कि हम जो है किसकी, यूरोपियन कंट्री की हो। दूसरी चीज रशिया को ये चीज ठीक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अगर ये जो है यूरोपियन कंट्री की ओर जाएगा, नाटो में सम्मिलित हो जाएगा, तो नाटो की सेना यहां पर आ जाएगी और ये जो है
किसकी? रशिया के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। भाई कोई भी संपन्न राष्ट्र ये चाहता है कि वो अपनी सीमा को, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो उसकी सीमा है, उसकी संप्रभुता है, उसको बनाए रखा जाए। तो ऐसी ही कंडीशन में देखिए जरा, रशिया ने क्या काम किया? अटैक कर दिया। और इस तरीके से 2014 में क्रीमिया जो क्षेत्र था, इस क्रीमिया क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, क्रीमिया जो है रशिया के अधिकार क्षेत्र में है। आगे क्या हुआ साथियों? अब देखिए जरा, अब हमारे ऊपर जो है बात ये आती है कि यहां पर नाटो या संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए जरा, जैसे ही यूक्रेन ने ये कहा कि हम नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं नाटो के बारे में बता देता हूं। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप देखिए जरा, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? ब्रुसेल्स में। कहां पर? ब्रुसेल्स में। अब देखिए जरा, ये ब्रुसेल्स में इसका जो है मुख्यालय है, और वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। और इसमें जो है ये एक प्रकार का कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। अब साथियों यहां पर देखिए रशिया को क्या प्रॉब्लम है। अगर ये जो है, ये इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा जो है ये 30 देश जो है, इसमें जो है यूरोपीय कंट्री ज्यादा है, और इसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम जानते हैं कि रशिया और अमेरिका का उतना अच्छा संबंध नहीं रहा है। ठीक है, अगर यूक्रेन जो है इसका मेंबर बन जाता है, तो क्या काम करेंगे ये नाटो मेंबर? इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्रों पे जो है अपनी सैन्य ताकतों को वहां पर रख देंगे। तो इससे क्या होगा? जो रशिया है इसकी सीमा सुरक्षा को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वो अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उसने क्या काम किया? अब देखिए इसका जो आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है नाटो का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है ये कहता है कि अगर किसी एक, हम जो संगठन देश हैं सभी आपस में मित्र हैं, और अगर किसी एक देश पर कोई अन्य देश अटैक करता है, तो ये अटैक सभी जो भी मेंबर इसके हैं उन सब पर अटैक माना जाएगा। और इस तरीके से हम क्या काम करेंगे? सभी लोग मिलकर उस देश पर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। इस तरीके से जो है एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये नाटो जो है ये अपनी सैन्य ताकतों को यहां पर क्यों नहीं पहुंचा रहा है? दरअसल ये है कि अभी यूक्रेन जो है केवल ये कहा है कि हम नाटो के मेंबर बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन अभी मेंबरशिप नहीं लिए हैं। इसलिए अब ध्यान रखिए कि भाई अब तो ये नाटो में जो है जब शामिल ही नहीं है, तो नाटो क्यों यहां पर इसकी मदद करेगा? और अगर ये नाटो का मेंबर बन जाता है तो ये 30 देश मिलकर क्या काम करेंगे? रशिया पर अटैक कर देंगे। रशिया के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये नाटो की बात हो गई। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। अब हम दूसरी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आखिर ये अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के बावजूद ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है? तो ध्यान रखिए, हम यूएनओ की जब बात करते हैं तो मैंने बताया इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1949 को हो गई है, और अभी आप देखोगे 194 देश इसके मेंबर है। ठीक है, 1945 में हो गई है। आप देखिए जरा इसमें जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और आप ये भी देखोगे कि अभी हाल ही में ये को चर्चा में, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है। ये जो काम करता है ये अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के लिए काम करता है। ये चाहता है कि वैश्विक शांति बनी रहे। ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता बनी रहे। कोई भी राष्ट्र, कोई भी बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता का हनन ना करे। ये सारी चीजों का संयुक्त राष्ट्र संघ पालन करता है, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जरा,
क्या होता है इसमें, दो चीजें देखिएगा। इसमें स्थायी मेंबर होते हैं, यूएन महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। इसमें जो है स्थायी मेंबर कितने हैं, 5 हैं। इन सभी को वीटो पावर है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 कंट्री है और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। और आपको पता होगा कि अभी वर्ष 2021-22 के लिए भारत भी इसका अस्थायी मेंबर है। ठीक है। और अभी जो है जब इसके शांति के लिए जो है अभी कि हम युद्ध को रोकें, तो इस संदर्भ में जो है रशिया पर कुछ प्रतिबंध लगाएं, इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्ताव आया। और इस प्रस्ताव में ध्यान रखिएगा कि भारत ने क्या कर लिया, अपने आप को बाहर कर दिया। बाहर करने का आशय यह है कि यहां पर निंदा प्रस्ताव आ गया। भारत ने भी जो है इस पर वोटिंग नहीं किया, ना तो रशिया के पक्ष में, ना ही अमेरिका के पक्ष में, ना ही उसने यूक्रेन के बारे में कुछ बोला। ठीक है। तो ये चीजें जो है संयुक्त राज्य अमीरात जो है इसने भी अपने आप को अलग कर लिया। अब भाई क्यों अलग किया, अब प्रश्न ये उठता है। तो चलिए देखिए, इस पर हम देखते हैं। देखिए जो यूएनओ है, ये यूएनओ का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और ये यूएनओ का जो आर्टिकल नंबर 7 है, ये क्या कहता है साथियों, ये कहता है कि अगर कोई देश है या कोई स्वतंत्र कोई देश है या कोई एक छोटा क्षेत्रीय जो है कस्बा है, राज्य है, और वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, तो वो किसी दूसरे देश से सहयोग मांग सकता है। और इस संदर्भ में वो एक जो है युद्ध नहीं माना जाएगा, एक दूसरे की संप्रभुता का हनन नहीं माना जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यूक्रेन के जो 2 क्षेत्र है, एक लुहांस्क क्षेत्र है और दूसरा जो क्षेत्र है डोनास्क क्षेत्र है। दरअसल ये 2 ऐसे क्षेत्र है, ये जो है रशियनवादी है, अलगाववादी है, यूक्रेन से इनका अलगाव है, ये रशियन को ज़्यादा समर्थन करते हैं। और इन्होंने क्या काम किया, इन 2 क्षेत्र लुहांस्क और डोनास्क ने रशिया से मांग की कि भाई हम जो है कैसे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और स्वतंत्र रहने के लिए जो है क्या किया गया, अभी हमने बताया, स्वतंत्र रहने के लिए यूक्रेन से इनको स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने क्या काम किया, अपनी सेना को यहां पे पहुंचाया कि भैया हम इनको स्वतंत्र कराने के लिए, चूंकि इन्होंने हमसे सहायता मांगा है, इसलिए हम इनकी सहायता कर रहे हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहां जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, जब देश में रियासतों का विलय हो रहा था, तो जम्मू कश्मीर रियासत ने यह कह दिया था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब यहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया और इनकी जो है, जब ये पाकिस्तान के अधीन होने वाले थे, तो ऐसी कंडीशन में ये भारत के संपर्क में आए, नेहरू जी के संपर्क में आए कि भैया हमको सहायता दीजिए। तो नेहरू जी ने जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है आपको सहायता नहीं दे सकते। अगर हम आपको सहायता देंगे तो सबसे पहले, और किस आधार पर सहायता देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है एक दूसरे की संप्रभुता पर हम हनन मतलब अटैक नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको यह कहना होगा कि हम भारत का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। इस तरीके से विलय पत्र पर साइन हुआ। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और हम भारत के अभिन्न अंग बनकर रहना चाहेंगे। इस तरीके से फिर भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या काम किया, अपनी सेना को पहुंचाया और इस तरीके से कश्मीर को क्या करवाया, पाकिस्तान से मुक्त करवाया। तो आप देखिए वही स्थिति यहां पर भी निर्मित हो रही है। तो इन्होंने कहा, रशिया ने कहा कि मैं जो है यूक्रेन पर अटैक नहीं कर रहा हूं, युद्ध नहीं कर रहा हूं, बल्कि इन्होंने मुझसे सहायता मांगा है, लिखित में सहायता मांगा है, तो मैं इनकी मदद कर रहा हूं। ये युद्ध नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, सैन्य कार्रवाई है। तो इस तरीके से जो है ये चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यहां पर कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये है, अब उसको हम समाधान में देखेंगे। चलिए,
साथियों आगे हम कुछ और बताना चाहेंगे आपको। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है नो फ्लाई जोन। ये नो फ्लाई जोन क्या है? देखिए, ये एक क्षेत्र है, मान चलिए ये जो है सैन्य दृष्टि, हम किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से, किस दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां किसी अन्य हेलीकॉप्टर या कोई भी ऐसे जो है वायुयान या फिर कोई अन्य देश के जो है वहां पे बेड़े जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वो। अब देखिए जरा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उन्होंने ये कहा है कि नाटो जो है नो फ्लाई जोन स्थापित करे। कहां पर करे? क्योंकि इन क्षेत्रों पर रशिया की जो है सेना चली गई है। रशिया क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, हवाई हमला कर सकता है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए जो है क्या काम करना पड़ेगा? नो फ्लाई जोन घोषित करना पड़ेगा। अगर ये नो फ्लाई जोन हो जाएगा तो रशिया फिर अपने जो हवाई हमला है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी, लेकिन नाटो ने इससे क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? कि भाई अभी ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि आप अभी हमारे मेंबर नहीं हो। दूसरी चीज स्विफ्ट, ये स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं कर रहे साथियों। ये जो है देखिए, ये एक प्रकार का क्या होता है? मैसेजिंग नेटवर्क है। दरअसल ये क्यों चर्चा में है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। दरअसल क्या होता है कि जैसे हमारा देश है, हमारा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी दूसरे देश के बैंकों के साथ कोई वित्तीय लेन देन करना चाहता है तो वो इसके माध्यम से करता है, और दुनिया के लगभग 200 बैंक इससे कनेक्ट है। अभी हाल ही में जो है क्या काम किया गया है? रशिया पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, स्विफ्ट प्रतिबंध। अब इसका मतलब यह है कि रशिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ वित्तीय लेन देन नहीं कर सकेगा, और जब नहीं कर सकेगा तो इसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे, जैसे हमारी ये एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक है, और ये हमारी एचडीएफसी है। ठीक है, अगर मुझे, या फिर मुझे ये बैतूल की है और ये कहाँ की है? भोपाल की एसबीआई है। मुझे यहाँ से यहाँ पैसा ट्रांजैक्शन करना है तो हमको आईएफएससी कोड लगता है। ठीक है, आईएफएससी कोड लगता है जब हम ट्रांसफर कर पाते हैं पैसे। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे भारत से कहीं और अन्य देशों पर, अन्य देशों के बैंक पर पैसे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। यही है। ठीक है, चलिए और क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं? यहां पर देखिए और क्या महत्वपूर्ण है। यहां पर आप देखिएगा मिन्स्क समझौता, ये बेलारूस की राजधानी में हुआ था। ये कब हुआ था? देखिए, ये बात है 2014-15 की। 2014 में जब क्रीमिया पर रशिया ने अटैक किया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो दोनों देशों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के समाधान के लिए तो ये यूक्रेन और किसके बीच में हुआ था? यूक्रेन और रशिया के बीच में समाधान के लिए ये हुआ था। एक प्रकार की संधि है। ठीक है, मीन्स जैसे हमारे यहां हुआ था, आपको पता होगा। चलिए, तो ये संधि जैसे पहले हम पढ़ते थे इतिहास में, जो है इलाहाबाद की संधि, फलानी संधि, अम की संधि, ठीक वैसे ये संधि समझौता हुआ था। लेकिन अभी जो है इसका आप देखिए रशिया ने किस तरीके से यूक्रेन को घेर लिया है। यहां पर जो है यादोव सागर है, ये काला सागर है। आप देखिए यहां पर नौसेना, रशिया ने नौसेना भी, अपनी थल सेना भी पहुंचा दिया है, इधर से वायु सेना भी। तो रशिया की तीनों सेनाएं यहां पर जो है इसको घेर रखा है, और काफी आप देख रहे होंगे 24-25 फरवरी से ये अटैक चल रहा है, लगभग काफी दिन हो गए, और इस तरीके से बमबारी। अब इसकी सजा आम नागरिक भुगत रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं माना है। किसी भी राष्ट्र को अपने देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। अपना राष्ट्र बहुत प्यारा होता है, और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के हर नागरिकों ने, हर छोटे बच्चे ने क्या हथियार उठा लिए हैं। आप सोचिए, इसको कहते हैं देश प्रेम, इसको कहते हैं राष्ट्रभक्ति।
तो यही चीजें जो है यूक्रेन में देखने को मिल रही है। आप सोचिए कि ये यूक्रेन जो है अपने आप में ये भी अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, लेकिन रशिया का भी हम कह सकते हैं कि रशिया भी अपनी संप्रभुता को इन फ्यूचर में रशिया अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, ताकि उसकी सीमा को सुरक्षित कर सके, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें भारत का क्या पक्ष है, क्या रोल है। देखिए साथियों, आज भारत जो है दुनिया के एक बहुत बड़ा लीडरशिप देश के रूप में उभर रहा है। आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इकोनॉमी की बात करें या हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन की बात करें, हर दृष्टि से जो है हम जो है एक सक्षम राष्ट्र माने जा रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम विकासशील से विकसित की ओर जो है अग्रसर है। साथियों, भारत की क्या भूमिका है? देखिए, ये है अमेरिका और ये है रशिया, ठीक है, रूस, और इन दोनों के बीच में बैठा है भारत। अब भाई भारत को क्या भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, अगर हम अमेरिका से बात करें तो अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। आप देखिए, पहले से ही जो है हम यहाँ से कई प्रकार के रक्षा हथियार खरीदते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल जो है यूएसए में, आप देखिए वर्ल्ड बैंक की बात हो, आईएमएफ की बात हो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात हो, आईएमएफ की बात हो, इन सभी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमको जो शुरुआत में जो कर्ज मिलता है हमारे देश के विकास के लिए, हमने यहीं से लिया है। तो रक्षा क्षेत्र की बात करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर हमारे और भी चीज़ों की बात करें, हम अमेरिका से हम क्या काम करेंगे? बेहतर संबंध स्थापित करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको यूरेनियम भी प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए। अब भाई रशिया से हम क्या करें? तो रशिया, ध्यान रखिएगा, हमारा बहुत पुराना दोस्त है जो हर मुसीबत में हमारा साथ देता है। क्यों? क्योंकि जब 1974-75 में हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था और जब यूएसए हमको यूरेनियम दे रहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो है यूरेनियम देना अमेरिका ने बंद कर दिया था। उस समय संयुक्त राष्ट्र जो हमारा जो यूएसएसआर था, इसने हमको यूरेनियम दिया था। आप देखिए बुरे वक्त में। दूसरी चीज, आज देखिए हम जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो हमारी, वो रशिया के सहयोग से, हमारे जब चंद्रयान मिशन की बात चल रही है तो रशिया इस पर सहयोग कर रहा है। आप देखिए, जब हमको क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी तो अमेरिका ने क्या काम किया? देने से मना कर दिया। ऐसी कंडीशन में रशिया ने हमारे साथ हाथ बढ़ाया था। हालांकि फिर हमने इनसे केवल टेक्नोलॉजी लिए, हमारे यहाँ ही उसको डेवलप कर लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रशिया जो है हमारा भी बहुत अच्छा मित्र है। लेकिन साथियों, हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम रशिया की ओर झुकाव नहीं करते हैं, ठीक है, तो रशिया किसके साथ आ जाएगा? चीन के साथ आ जाएगा। और जब रशिया किसके साथ आ जाएगा? चीन के साथ आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि रशिया और चीन दोनों मिलकर जो है एशिया क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है पैर पसार लेंगे। हमको घेरना बहुत आसान हो जाएगा इंडिया को। और आप अभी देख रहे होंगे कि चाइना ने स्प्रिंग ऑफ पर्ल के तहत जो है, चाहे बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, या श्रीलंका की बात करें, या पाकिस्तान की बात करें, हर जगह जो है उसने अपने कुछ पोर्ट को वो कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम रशिया के साथ भी अपने बेहतर संबंध स्थापित करें। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ चीजें अब मैं और समाधान पे आऊंगा। इस तरीके से भारत को जो है एक महत्वपूर्ण रूप से दोनों देशों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, और वैश्विक कल्याण की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की दृष्टि से सभी देशों को मिलकर जो है प्रयास करना चाहिए कि जो युद्ध की स्थिति यूक्रेन और रशिया में बनी हुई है वो क्या हो जाए, उसका समाधान हो जाए। क्यों हो जाए साथियों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि युद्ध से आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन आर्थिक नुकसान की हम भरपाई कर सकते हैं। प्रिय साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मानवाधिकार है,
ठीक है। और मानवाधिकार में आप देखोगे मानव की जो मृत्यु होती है, आप देखिए युद्ध दो देशों का है लेकिन निसहाय जनता वहां पे मारी जाएगी। हम उस मानव की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको ये भी ध्यान में रखना है कि भाई आम जनता को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए ये युद्ध शांति समझौता बहुत जरूरी है और विश्व की जो बड़ी महाशक्ति हैं इनको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद सामने आई है और उन्होंने UNHCR जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन है वो क्या काम कर रहा है, उसने अभी जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। तो इससे भी क्या काम किया है, रशिया ने अपने आप को बाहर कर लिया है कि भैया हम आपके मेंबर ही नहीं है तो आप हमारे ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाओगे कि रशिया मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये भी जो है लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न उठता है कि कीव की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, और अगर इस पर अटैक कर दिया और इसको रशियन अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यूक्रेन फिर इसके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, अभी देखिए उसने इस तरीके से जो है रशिया, चूंकि बेलारूस जो है किसके समर्थक में है, रशिया के। अब देखिए एक बड़ी दिक्कत कहां पर हो रही है, रशिया और ज्यादा क्यों जो है हावी हुआ यूक्रेन के ऊपर। देखिए एक तो नाटो प्रमुख हो गया, नाटो का वर्चस्व बढ़ता तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाती। दूसरी चीज जो है रशिया पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन करता है और यहां से ये गैस पाइपलाइन जा रही है और आपको पता होगा ये कहां जा रही है, जर्मनी। ठीक है, कहां जा रही है, जर्मनी। और इस पर जो है यूक्रेन ने प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई आप हमारे यहां से जो है गैस पाइपलाइन नहीं ले जा सकते और पाइपलाइन ले जाओगे तो फिर आप जो है आपको जो है इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है एक ये भी एक बड़ा कारण है। और अगर ये नाटो का मेंबर बन जाएगा, दबाव बनाया जाएगा कि भैया यहां से आप पाइपलाइन नहीं जाने दीजिए, तो फिर रशिया के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए रशिया जो है और ज्यादा उग्र हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये 7 देशों से लगी हुई है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, इनसे जो है और रशिया, ये 7 देशों से यूक्रेन की सीमा लगी हुई है। देखिए साथियों यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखा। यूक्रेन जो है कच्चा तेल का उत्पादन करता है, पूरे विश्व में कच्चा तेल निर्यात करता है, एक चीज। दूसरी चीज ये खाद्य तेल जो सूर्यमुखी है ये खाद्य तेलों का उत्पादन करता है। ठीक है, तीसरी चीज मशीनरी का भी ये उत्पादन करता है। अब साथियों देखिए यूक्रेन में जब युद्ध की स्थिति निर्मित होगी और युद्ध की स्थिति निर्मित होगी तो आप देखोगे कि जब ये अपनी जो वस्तुएं हैं उसका निर्यात नहीं कर पाएगा तो क्या दिक्कत होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेगी, जो कच्चा ऑयल है उसकी कीमत बढ़ेगी, अर्थात पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, मशीनरी जो इक्विपमेंट है उसकी कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब यहां पर युद्ध की स्थिति रहेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा और माल कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से कोई भी वस्तु महंगी होती है, तो इस तरीके से जो है ये महंगाई को जन्म देगी। दूसरी चीज देखिए जरा, रशिया क्या क्या करता है। रशिया गैस का उत्पादन करता है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गैस इसी के पास है। गेहूं का उत्पादन देखिए यहां जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है स्टेपिस जो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का मैदान है। यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूं उत्पादित होती है। हालांकि देश की बात करें तो देश में जो है चाइना गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन ये क्षेत्र जो है गेहूं के पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साथियों अभी जो है रशिया ने क्या काम किया है, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जब गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो आप देख रहे होंगे हमारे इंडिया में अभी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, एमएसपी 2015 रुपया। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी गेहूं कितने में बिक रही है, 2000 प्रति कुंटल से लेके 2500-2600 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां से गेहूं का निर्यात होता है वहां पर प्रतिबंध लगा हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है, भारत की गेहूं की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए इस
उर्वरक देखिए, भारत यहाँ से उर्वरक का आयात करता है, कहाँ से? रशिया से। और आपको पता होगा रक्षा हथियार की हम बात करें तो भारत जो है काफी निर्भर है किस पर? रशिया पर। ठीक है, तो चाहे हम फाइटर विमान मिग की बात करें या कुछ अन्य की बात करें तो ये चीज देखिए, यूक्रेन ऐसे ही मशीनरी में जहाज का इस्तेमाल करता है, जहाज का निर्माण करता है और जहाज की डिमांड होती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों देशों में इन चीजों का जो है आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत यूक्रेन को दवाइयां निर्यात करता है, भारत यूक्रेन को कपड़े निर्यात करता है, भारत यूक्रेन को इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है निर्यात करता है। अब देखिए, इस तरीके से यूक्रेन की निर्भरता किस पर बढ़ेगी? भारत पर बढ़ेगी। ठीक है, कपड़े पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक उपकरण पर, ये चीजें। ठीक है, और आप देखोगे कि हमारी भी इस पर निर्भरता है, खाद्य तेलों पर, अन्य चीजों पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महंगाई बढ़ सकती है और बढ़ ही रही है, आप देखिए जरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे किन चीजों का उत्पादन होता है? रशिया में गेहूं का, गैस का, उर्वरकों का, रक्षा हथियार का। ठीक है, और आप देखोगे भारत ही रशिया से रक्षा हथियार खरीदता है, उर्वरक खरीदता है। अब देखिए, यहां अगर युद्ध की स्थिति बनी रही तो उर्वरक हमारे लिए महंगा हो जाएगा। ठीक है, गैस महंगी हो जाएगी और हो ही रही है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए जरा, ये जो है कच्चा तेल, रक्षा उर्वरक, कोयला, ये सारी चीजें भारत आयात करता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यही स्थिति है और हम देशों को जो है समस्त वैश्विक स्तर पर अब यूएनओ को, मेरे ख्याल से यूएनओ को सामने आना चाहिए और अब एक जो है संधि का माध्यम अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही विश्व कल्याण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। केवल किसी मतलब युद्ध ही अंतिम विकल्प नहीं होता है, उसके समाधान के और भी विकल्प हो सकते हैं और ये हमको रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, ताकि मानव जनहानि को रोका जा सके। ठीक है, साथियों, आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप बिल्कुल जो है कमेंट कर सकते हो। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज कर सकते हो, या बिगिनिंग जो कैरियर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। आपको ये चैनल में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप इसको लाइक व शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।